नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल आदमपुर हलके के अंदर मौजूद हूं और देखते हैं आदमपुर हलके के अंदर आखिर किसके नाम की हवा चल रही है और किसके नाम की हवा साहब डूबती दिखाई दे रही है। किसकी नैया चलेगी और किसकी नैया बह जाएगी, आपको आज दिखाते हैं। आदमपुर की जनता किसके साथ है, किसका माहौल कैसा है। हमारे साथ मौजूद है पवन जैन। पवन जैन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका सरकार में काफी हाथ रहा है, आपने सरकार के अंदर पदाधिकारी भी रहे हैं, आपने काफी काम भी किए हैं, मगर आपसे पूछना चाहूंगा, लोग एक बात कहते हैं, अब की बार हाथ के निशान पे हम साथ देना चाहते हैं। लोग एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं, जयप्रकाश उपचुनाव में आकर 52,000 वोट लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मेरा कोई सरकार में हाथ नहीं रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और वो कार्यकर्ता ही बनकर मैं रहना चाहता हूं। दूसरी बात जो आप ये कर रहे हैं कि लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार हाथ चलेगा, हाथ चलेगा लोगों का। कमल के निशान पर जाने के लिए, बटन दबाने के लिए हाथ का ही तो उपयोग करेंगे ना। ये जो जिस खूनी पंजे की आप बात कर रहे हैं ना, उस खूनी पंजे ने जिस तरीके से इस देश को लूटने और खसूटने का काम किया है, वो एक अरसे जमाने की बातचीत हो चुकी है। युवा पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग समझदार है, उन्होंने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है। महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, सब समझदार हो चुके हैं। एक बात कहते हैं खूनी पंजा, खूनी पंजे ने 70 साल साहब सरकार चलाई है और भारत जब से बना और जब से उन्होंने सरकार चलाई, बीच में सरकारें बदलती रही, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो खूनी पंजा है? उस पंजे ने 70 साल सरकार चलाई है, आपने सब अभी लगातार 10 ही साल सरकार चलाई है, उन्होंने पीछे 70 साल सरकार चलाई, आपने ऐसा क्या कुछ कर दिया कि उसको खूनी पंजे का नाम दे दिया? खूनी पंजा क्यों नहीं है? क्या हम 1984 में जो सिखों का सरेआम नरसंहार हुआ, क्या हम उस चीज को भूल सकते हैं? देश के कोने सरेआम किसानों, उनको सिखों को पकड़ पकड़ कर कत्ले आम किया गया। इससे ज्यादा खूनी पंजा क्या होगा? उस खूनी पंजे को लेकर कितनी घटनाएं मैं आप लोगों को बताने का काम करूं। देश है, सब जानता है, राज उन्होंने किया। राज उन्होंने लोगों को, इस देश की भोली भाली जनता जो इतने वर्षों तक अंग्रेजों का देश, हमारा भारत देश गुलाम रहा, उसके बाद जब गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर सत्ता ले ली, लेकिन जिस तरीके से पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई, जो आज आप मीडिया किसी भी तरीके से एक छोटे से छोटा चैनल वाला, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो, फेसबुक चैनल वाला हो, वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरीके की कोई व्यक्ति टिप्पणी करे, बातचीत करे, तो स्वतंत्रता से उसे दिखाने का काम करता है। कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है, कोई भी मीडिया में कुछ लिख देता है। और वो दौर इस देश की जनता भूली नहीं है जब विपक्ष के सारे नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम किया, मीडिया को बंद करने का काम किया और ऐसी खबरें जो चलाते उन चैनलों को बंद करने का काम किया। मैं तो यहां तक कहता हूं साहब, उन्होंने तो फिल्में और गाने तक भी रोक दिए गए। तो ये इस पूरे देश को पता है, पूरे के पूरे समाज को पता है कि किस किस तरीके से घटनाएं हुए। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। तो एक सवाल ये रहेगा, अपन बड़ी राजनीति छोड़ते हैं, फिलहाल हम ग्राउंड पे हैं, हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। हरियाणा में एक बात कहते हैं खट्टर साहब कि 10 सीट हम लाएंगे, नायब सैनी साहब कहते हैं 10 सीट हम लाएंगे, एक तरफ हुड्डा साहब कहते हैं कि 10 सीट हम लाएंगे। सीटें साहब 10 ही है, वो आप पार्टी से कर लो, आप 5-5 लोगे या 10-10 लोगे कहां से? सीटें तो सही 10 है। हुड्डा साहब कहते हैं हम 10 लेंगे, आप कहते हैं हम 10 लेंगे, लेगा कौन? किसका जनाधार है? क्या मामला है? क्या कुछ मसला है? हुड्डा साहब तो अपनी सोनीपत की सीट छोड़ के भाग चुके हैं। हुड्डा साहब सोनीपत की सीट छोड़ दी उन्होंने केवल मात्र अपने पुत्र मोह में, और उन्होंने तो सार्वजनिक मीडिया के सामने बयान दिया। कोई भी चैनल देखिए, कोई भी पेपर देखिए, उन्होंने कहा पिछली बार मैं और मेरा बेटा दोनों अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हम हार चुके। 1,80,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे और 7 से 10,000 वोटों के बीच में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे। दीपेंद्र हुड्डा को इस हरियाणा के चुनाव में रोहतक लोकसभा छोड़कर कहीं बाहर निकलता देखा है क्या आपने? बता दीजिए। हुड्डा साहब कल आए हुए थे आदमपुर में, मैं दीपेंद्र हुड्डा की बातचीत कर रहा हूँ। हुड्डा साहब यहाँ आए थे, उसके बाद एक वीडियो वायरल है, मिर्चपुर गांव की हिसार लोकसभा के मिर्चपुर गांव की एक वीडियो वायरल है, जिसके अंदर सरेआम कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश जी सरेआम रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो यूं कह रहे हैं मैं तो अकेला पड़ गया।
देखिए ये हताशा, ये निराशा, ये रोना धोना और कार्यकर्ताओं को सरेआम धमकाना इस बात की पुष्टि करता है जो उनका इतिहास रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी का। धक्के से उन्हें टिकट दी गई है, मगर वो कहते हैं मैं टिकट लेकर आया हूं। देखिए टिकट तो अगर किसी नेशनल पार्टी ने उन्हें धक्के से दे दी, क्योंकि और प्रत्याशी यहाँ पर कोई चुना, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है हारने का। इस लोकसभा सीट से 4 बार वो पहले हार चुके हैं, 6 बार आदमपुर विधानसभा से, 6 बार मैं यूं कहूंगा 2 उपचुनाव वो यहाँ से लड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, आपके चैनलों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होगा। और वो नाम दर्ज होगा 5वीं लोकसभा हारने का और 7वीं बार आदमपुर से हारने का। मगर एक बात ये भी रहती है, जयप्रकाश माहौल बना देता है। जब भी आता है उपचुनाव में आए 52,000 से ऊपर वोट लेकर गए और भव्य बिश्नोई को ये भी कहनी पड़ेगी बहुत मुश्किलों से जीत मिली थी, मात्र 16,000 वोट। उपचुनाव समय में सरकार थी, सारी मेहनत थी, पूरी कैबिनेट यहाँ पहुंची हुई थी, सभी आपके अधिकारी पहुंचे हुए थे, उसके बाद भी 16,000 वोटों की लीड मिलती, सब बड़ी लीड नहीं थी। क्या चुनाव में 2 पार्टियों के अंदर ही चुनाव था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, क्या 16,000 का मार्जिन कम था? दूसरा मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्या सरकार सारी लगी हुई थी तो विपक्ष का क्या कोई नेता नहीं? विपक्ष के भी तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे और पूरा का पूरा विपक्ष, जिन किसानों को जो आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई, 1000 500 वोट लेकर वो चुनाव में हार गए, ऐसे किसान से लेकर सारा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। तो 52,000 वोट इन्होंने जनता को झूठ बोल के लिए। हुड्डा साहब ने एक बातचीत कही, भाई आदमपुर मेरा है, रोहतक के बाद भाई आदमपुर मेरा है। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आदमपुर में 2 विधायक बनेंगे, एक तो जयप्रकाश जी बनेंगे, एक मैं बनूंगा, चाहे मेरा हाथ पकड़ लेना चाहे जयप्रकाश का पकड़ लेना। पर आप लोगों ने किया क्या? जिताया तो नहीं। दोनों ने हाथ छुड़वा दिया अपना। हुड्डा साहब ने ये बातचीत कही थी, मैं आऊंगा, जयप्रकाश जी आएंगे। कितने ऐसे कार्यकर्ता बता सकते हैं कितनी बार विधानसभा उपचुनाव में हारने के बाद वो आए? देखिए हाथ तो मनोहर लाल खट्टर ने पूरे भरे मंच में अपना भाई साहब को पकड़ा था। बिल्कुल, फिर उन्होंने क्या किया? मंत्री बना दिया। मनोहर लाल जी ने बिल्कुल ये बातचीत कही थी। देखिए सरकार के अंदर, देखिए आदमपुर का भविष्य बड़ा सुनहरा है। मैं आपको निश्चित रूप से एक बता दूं, हमारे जो विधायक है भव्य बिश्नोई जी, उन्होंने आदमपुर की आवाज को हरियाणा विधानसभा के अंदर बुलंदी के साथ उठाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदमपुर हल्के की जनता को बता देना चाहूंगा, 700 करोड़ के विकास कार्य आदमपुर हल्के में उस युवा ओजस्वी ऊर्जावान विधायक ने, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखो विधायक और सांसदों में से अव्वल दर्जे का है। यही बात पूछना चाहता था मैं, आपके मुंह से निकलवाना चाहता था। 700 करोड़ का विकास, आदमपुर की सड़कें टूटी पड़ी है और आदमपुर में आप कहते हैं 700 करोड़ का विकास, तो विकास दिखाई क्यों नहीं देता? मैं बताता हूं आपको, सिलसिले वाइज आप लिख लीजिए। आदमपुर के अंदर सीवरेज का कार्य चल रहा है, पूरे आदमपुर, जवाहर नगर और आदमपुर गांव में सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है, बरसाती पानी निकालने के लिए अलग से लाइन बिछाई जा रही है। केवल मात्र ये 3 काम 100 करोड़ के हैं। भी आरटीआई के माध्यम से या पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में जाकर इन कामों का मुआयना कर सकते हैं। केवल मात्र ये 3 काम मैं बता रहा हूं आपको। उसके अलावा आप कोली गांव में चले जाइए, सदलपुर गांव में चले जाइए, शीशवाल गांव में चले जाइए। सदलपुर गांव में सीवरेज और पानी का काम वहां पर चल रहा है, शीशवाल गांव में सीवर और पानी का काम चल रहा है। इसी तरीके से मलापुर से लेकर कौन से भी कोने में जाइए। जहां तक मैं आपको बताऊं, डंडूर गांव में भी, जिन डंडूर गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के स्टार प्रचारक कुलदीप बिश्नोई जी ने एक वादा किया था, हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी वहां पर मौजूद थे, हमारे युवा विधायक जब वो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, भव्य बिश्नोई जी भी मंच पर मौजूद थे और डंडूर वासियों से एक वादा किया था कुलदीप बिश्नोई जी ने, मैं और मेरा बेटा भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी से वोट मांग रहे हैं और मैं आपसे ये वादा करके जाता हूं, जिस दिन डंडूर गांव को अगर मैं मालिकाना हक दिला दूंगा तो मैं गांव में घुसूंगा वोट मांगने, वरना मैं आऊंगा नहीं। जो कहते हैं वो करके दिखाया भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ने और भारतीय जनता पार्टी ने। आज डंडूर गांव में जो 70 वर्षों से उनकी पुरानी मांग थी, उनको मालिकाना हक दिलाने का काम किया और उनका मालिकाना हक और उनके घरों से छतों को छीनने की कोशिश और प्रयास इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया था। ये पूरा का पूरा वो 5 गांव इस बात का प्रमाण है। उन लोगों को नोटिस भेजने का काम किया। आपको भी 9 साल लगे थे उसमें मालिकाना हक देने के लिए? 9 साल लगे आपको पूरे?
बिल्कुल, समय जो प्रोसेस है उनकी मांग जब मुख्य रूप से रखी गई, जैसे ही हमारे स्थानीय विधायक जी कुलदीप जी के नजरों में आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़े गंभीरता से इस विषय को लेते हुए इस पे काम करने का काम किया। और मैं आगामी चीज और बता दूं, जो लोगों की कलेक्टर रेट उनकी मांग है, मालिकाना हक मिलने के बाद एक तरफा माहौल है, पूरी उनमें खुशी है, लेकिन उन लोगों की अब ये दूसरी मांग है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से 2 दिन पूर्व हिसार में आदरणीय रणधीर पनिहार जी के आवास पे जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें वो मिले, उनकी थी कि जो हमारे कलेक्टर रेट है वो उसी 80 के आसपास का जो कलेक्टर रेट है सन 80 का 1980 का उस समय के दिया जाए, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। एक छोटा सा काम ये रहेगा भाई, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली एमपी की, उसके बाद वो थोड़े से नाराज हो गए, आपके पास नहीं आ पाए, यहाँ प्रचार करने में लेट पहुंचे, तो इसके पीछे क्या मानती है? बिश्नोई वोट अब की बार कहाँ जाएंगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई के, भजनलाल जी के जो नौकरी लगाए हुए लोग हैं, जो काम किए हुए लोग हैं, चौधरी भजनलाल जी को मानते हैं, वो वोट क्या कुछ रहेगा? उसके बाद विधायक भव्य बिश्नोई आते हैं, प्रचार करते हैं गाँव में, कितने का वोटों का रुझान रहेगा? जो भजनलाल जी के वोट है उनका क्या कुछ मामला रहेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूं, जैसे कुलदीप जी ने पहले भी स्पष्ट किया था, कहीं किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, किसी भी हल्की सी मायूसी हो सकती है, और वो कार्यकर्ताओं में, उनके जो समर्थकों में थी, हम सभी में, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है, वो चुनाव लड़ने के लिए आता है, वो एक हल्की सी मायूसी जरूर कार्यकर्ताओं की तरफ से थी, उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। कुलदीप जी ने बधाई देते हुए चौधरी रणजीत सिंह को कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया था, और निश्चित रूप से जैसे ही वो ग्राउंड में उतरे हैं, जिस दिन से वो ग्राउंड में उतरे, अपना मैसेज दिया है, एक तरफा माहौल है आदमपुर हलके का। विधायक भव्य बिश्नोई जी ने पूरे हलके के 5 दिवसीय दौरे किए हैं, और उसके साथ उन्हें अब युवा मोर्चा का प्रदेश के प्रभारी का दायित्व दिया, क्योंकि भव्य युवा हैं, एनर्जी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, और पूरे हरियाणा में एक विशेष रूप से उनकी पहचान है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी 13 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो ये पोते बड़ी बात होते हैं, उनके पोते हैं, और उनमें काम करने की एक ललक है। तो वो उस नाते, अभी कल भी उनके कार्यक्रम आपने देखा कि पलवल में चल रहे थे, और कुलदीप जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। भिवानी हलका में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, फतेहाबाद हलका में, रतिया हलका में। इस तरीके से मैं आपको निश्चित रूप से एक बात आश्वस्त करना चाहता हूं, बिश्नोई जाति पाति में भारतीय जनता पार्टी ने ना बांटने का कभी काम किया, ना कुलदीप जी ने। कुलदीप भजनलाल जी के पीछे वोट है, वो तो आपके पास आएंगे। भजनलाल जी के पीछे जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का, भजनलाल जी ने पूरे आदमपुर को, हिसार लोकसभा को अपना परिवार माना, परिवार की तरह पाला। यहाँ की जो 36 बिरादरी है, उसमें किसी भी तरीके की जात बिरादरी की बातचीत नहीं है। 36 की 36 बिरादरी, भाई भव्य बिश्नोई जी, भाई कुलदीप बिश्नोई जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में। और यहाँ की लीड आप लिख लेना, जिस पिछली बात, यही बात पूछना चाहता था, लीड क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ मामला रहेगा? क्योंकि जयप्रकाश को आप कम आंकने की सोच भूल मत करना, क्योंकि वो भी बहुत जाने माने नेता है, काफी लीडर है, कितनी बार इलेक्शन लड़े हैं, और एमपी रह चुके हैं हिसार के, ऐसी बात नहीं है, एमपी भी रह चुके हैं वो हिसार के। तो अब की बार आपके सामने टक्कर बहुत तगड़ी रहेगी, तो क्या लगता है कितने की वोटों से क्या कुछ रुझान रहेगा, क्या कुछ मामला रहेगा आपका? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, और आप वो सभी तो कहते हैं, सब कहते क्यों हैं। पड़े हो चक्कर में, ये बात आपने सुनी है, लेकिन ये इस बात को मैं चरितार्थ करने का काम करूंगा, क्योंकि उस समय जननायक जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, तो जननायक जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी उम्मीदवार है, वो लोग अपना वोट बैंक लेने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई जी के तमाम जितने भी समर्थक, जो उनका परिवार है आदमपुर हल्का, वो हम सब उसके सदस्य हैं, वो अपना वोट लेने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, भव्य जी के लगभग 68,000 वोट यहाँ पर आए थे। हाँ, रणजीत सिंह जी के यहाँ कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 80,000 वोट, 80,000 वोट इस आदमपुर विधानसभा से रणजीत सिंह जी के आएंगे। और जिन 52,000 वोटों का बार बार या पहली बार जो वोट आ गए थे किसी भी गलत फहमी में, या जो झूठे वादे करके उन्होंने इस तरीके से इस जनता को गुमराह करने का काम किया। 2 विधायक यहाँ पर रहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ रहेंगे, वो आवाज सुनेंगे, जयप्रकाश जी सुनेंगे, इस तरीके के लोगों को गुमराह करने का काम किया था। अंडर 40, अच्छा, अंडर 40 वो रहने वाले हैं। यहाँ 35 से 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और हिसार लोकसभा से इस बात को आप लिख लीजिए, जो जितने टोटल पोल वोट होंगे, 18.25 लाख वोट हैं। गर्मी के हिसाब से जो कैलकुलेशन चुनाव आयोग की है, क्योंकि कुछ वोट उनमें डिलीट भी होते हैं, कुछ लोग
अदर स्टेट होते हैं, अदर कंट्री होते हैं, कुछ लोग बीमारी किसी मजबूरी रीजन की वजह से आ नहीं सकते, तो 70% एक पोलिंग का हम आइडियल आंकलन हम लगा लेते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा टोटल पोल वोटों में से आप कहीं भी ये सर्वे करके देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा में जितने भी शहर है, चाहे आदमपुर है, हांसी है, हिसार है, बरवाड़ा है, उकलाना है, शहरों के 80% मतदाता, शहरों में जो मतदाता है उसके 80% मतदाता एक तरफा बीजेपी की तरफ है, शहरों की पोलिंग। लेकिन बीजेपी ने इस मिथक को भी झुटलाने का काम किया कि गांव के वोटर या गांव के लोग बीजेपी के साथ नहीं है, वरना 10 साल तक हम प्रदेश व केंद्र में सत्ता में नहीं रहते। गांव का एक आंकलन आपको और दे देता हूं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उसको आप देखने का। गांव के अंदर जो मतदाता है उसमें 50% बीजेपी का और 50% इन बाकी पार्टियों का है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी का जनता के समर्थन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 370 को हटाना, 35A को हटाना, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना, इस देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सामरिक शक्तियों को बढ़ाने का काम किया। आज भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति, सैन्य शक्तियों में विश्व में तीसरी बड़ी सबसे पावरफुल शक्ति है। कहीं भी किसी भी रोड पर जाइए आप, कितने फ्लाईओवर, कितने रोड, मैं कहता हूं अनगिनत काम इस देश के अंदर हुए हैं। जो उन्होंने कहा इस देश के अंदर एक गारंटी चलती है, वो मोदी की गारंटी है। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी। ये देखते हैं कितनी की गारंटी आपकी चलती है। 25 तारीख को देखते हैं, आपके सामने है, ये एक बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चलती है। एक तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल की गारंटी चलती है, राहुल का हाथ चलता है, राहुल पैदल चलता है। तो देखते हैं 25 तारीख का किसका किस्मत चलती है, किसका सिक्का हिसार के अंदर चलता है, कौन बनेगा हिसार का एमपी। आप कमेंट में जरूर बताएं आखिर मामला क्या कुछ है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।